हेलो एवरीवन, कबीरा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज हम आए हैं बालीथल। बालीथल है टोंक जिले के उनियारा तहसील का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर हम आए हैं सरिता मैम से मिलने, क्योंकि इनका सेकंड ग्रेड में 575वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। पाली ज़िले में इनको स्कूल अलॉट की गई है और कुछ ही दिनों में इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ये जाए हमें छोड़ के उसके पहले इनसे इनके जो सीक्रेट है, इनके राज है कि कैसे इन्होंने पढ़ाई की, और इनसे बात करने के बाद हमको पता भी चला है कि इनका बहुत लंबा सफ़र रहा है इस स्टडी की लाइन में। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैम, हमें ये बताइए कि आपकी स्कूल कहाँ से किया आपने, और आपका कॉलेज और कंपटीशन की लाइन तक आप कैसे पहुँचे? जी मैम, मैं बताऊंगी कि मैंने अपना स्कूलिंग और कॉलेज मैंने किशनगढ़ से किया है, किशनगढ़ अजमेर। और मैंने फ़र्स्ट ईयर जैसे नॉन कॉलेज ही था, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर रेगुलर था और फर्स्ट ईयर में ही मेरी शादी हो गई थी। तो मैं क्योंकि कदम कदम पे मुझे ये था कि मेरा संघर्ष बढ़ता ही गया जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में थी तो एक मज़ेदार बात यह है कि 13 को तो मेरा एग्ज़ाम था, लास्ट पेपर था, और 16 तारीख को मेरी शादी थी। तो इस वजह से मुझे एक और उपलब्धि मिल गई कि मेरे फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री आ गई थी। तो लेकिन फिर मैंने वो क्लियर कर लिया था, मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया था। और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर मैंने नॉन कॉलेज से किया था। फिर उसके बाद मेरा 2005 में क्लियर हो गया था, बीए हो गया था। और 2009-10 में मैंने बीएड किया था। तो बीएड मैंने कश्मीर से किया था, क्योंकि कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने कश्मीर से बीएड किया था। उसके बाद बीएड करने के बाद जैसे मैंने 9-10 में बीएड किया, 2010 में फर्स्ट वैकेंसी आ गई थी हमारे सेकंड ग्रेड की। तो लेकिन उस वक्त कुछ समझ में ही नहीं आता था, ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि सेकंड ग्रेड होता है कि हमको तो इतनी भी नॉलेज नहीं थी उस वक्त। क्योंकि आज तो छोटे से बच्चे को भी सारी नॉलेज होती है, क्योंकि हर प्रकार की सुविधाएं फ़ोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। लेकिन हमारे ज़माने में शायद ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी उम्र हो चुकी है 39। तो सबसे मज़ेदार बात यह कि लोग मुझे ये कहते थे कि अब आप बुढ़ापे में पढ़ाई करके क्या करोगे, 40 साल के तो हो गए हो, अब तो आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, थोड़े दिनों में बच्चों की शादी होएगी। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं सबको एक ही जवाब देती थी। मैंने कहा जवानी में तो सभी नौकरी लग के बताते हैं, मैं आपको बुढ़ापे में नौकरी लग के बताऊँगी। तो शायद वो मेरा जुनून था, मेरी लगन थी, और कुछ मेरी विशेष परिस्थिति ऐसी थी, क्योंकि मैंने हमेशा संघर्ष देखा है, गरीबी में अपना जीवन झेला है। तो मेरा बस ये एक ही लक्ष्य था कि मुझे सेकंड ग्रेड टीचर ही बनना है। जैसा कि मैम ने बताया कि सिलेक्शन के पहले उनकी शादी हो गई। अब आजकल की जो बहनें हैं, महिलाएं हैं जो मैरिड हैं, उनको इसी बात की चिंता रहती है कि हमारी शादी हो चुकी है, हम कैसे पढ़ाई करें। तो ये जो इस इंटरव्यू होने वाला है स्पेशल उन लोगों के लिए होने वाला है, उन गर्ल्स के लिए होने वाला है जिनकी या तो शादी होने वाली है या जिनकी हो चुकी है। और मैम, आपके परिवार में कौन कौन है? एक बार परिवार के बारे में हमें बताइए। जी मैम, वैसे तो मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से सेटल्ड है। लेकिन फ़िलहाल जो हम रहते हैं मेरे परिवार में, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 गुड़िया है, हम 4 लोग रहते हैं। और मैं यहाँ गांव में रहती हूँ, तो पढ़ाई की गांव में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो फ़िलहाल अपने किशनगढ़ नानी के पास ही पढ़ती है, और छोटी बेटी मेरे पास रहती है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा काफ़ी सहयोग दिया शुरू से, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था कि आप पढ़ाई करो, तैयारी जारी रखो। मैं फिर भी थोड़ा बीच बीच में कभी कभी हताश हो जाती थी, क्योंकि इतना लंबा संघर्ष रहा, इतने लंबे दौर तक मैंने पढ़ाई की, घर गृहस्थी थी, बच्चे थे, सब कुछ ही था। बट फिर उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेटेड किया, हमेशा सहयोग करते थे कि नहीं आप पढ़ो, आपको अपना सपना पूरा करना है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमको बस ये मुकाम हासिल करना ही है, ताकि हमारे बच्चे वो सब कुछ हासिल कर सके जो हमने नहीं किया। क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है, मैं बताना चाहूँगी, आज मुझे बताते हुए बहुत दुख भी होता है कि मैं जब 10th में पढ़ती थी तो मेरे पास स्वेटर भी नहीं होता था। जब मैं प्राइवेट स्कूल में, मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से मुझको एडमिशन दिलवाया 10th में, तब मेरे पास स्वेटर नहीं होता था, देने के लिए फ़ीस भी नहीं होती थी। तो स्कूल वाले मुझे कई बार तो बेंच पे खड़ा कर देते थे कि आप पहले अपनी फ़ीस जमा कराओ, स्वेटर पहन के आओ स्कूल का। मतलब शुरू से मैंने यही सब चीज़ें देखी है। अब जाके थोड़ा ईश्वर की कृपा से थोड़ा थोड़ा जब खुद समझदार हुए, खुद का धंधा बिजनेस करने लगे, तब जाके
तब भी इतना ही हो पाता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा अपना गुजारा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने संघर्ष देखा, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि आपके एक अंदर जुनून होना चाहिए कि आपको आवश्यकता क्यों है। अगर आपके पास सब कुछ होगा तो आपको आवश्यकता नहीं होगी, और आवश्यकता नहीं होगी तो आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा। तो मतलब आपका जो मोटिवेशन था वो आपकी आवश्यकता थी, क्योंकि आपको ज़रूरत थी जॉब की, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँच पाए। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है कि जिन्हें ज़रूरत होती है वही लोग जल्दी अपने मुकाम तक पहुँच पाते हैं। उन्हें ना, उनके पास कोई बहाना नहीं होता कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, और उसको आपने करके भी दिखाया है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका, जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी शादी हो गई और आपके बच्चे भी हैं, तो कैसे आप एक घर गृहस्थी को संभालना और कैसे आप अपनी सेल्फ स्टडी को मैनेज कर पाते थे? जैसा कि मैंने बताया मैम, सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे पति का ही रहा है। तो थोड़ा मुझे इस मामले में मेरे को फ़ायदा हुआ कि मुझे घर गृहस्थी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा, क्योंकि मेरे पति ने हमेशा मेरा सहयोग किया है। बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए थे, तो अपना खुद कर सकते थे, मुझे ज़्यादा उन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और वैसे मैंने बस अपना टाइम, जैसे सुबह शाम मेरे को जो भी टाइम मिलता था, 2-4 घंटे सुबह, 2-4 घंटे मैं शाम को निकाल के अपनी पढ़ाई करती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने पढ़ाई को निरंतर रखा। जब वैकेंसी चाहे हो या नहीं हो, मैं हमेशा पढ़ाई करती रहती थी। भाई कभी ना कभी तो अपना सिलेक्शन होगा ही होगा। और मैंने तो एक ही सपना देखा है कि बनना मुझे सेकंड ग्रेड टीचर ही है। और जैसे अभी बीच में ये पेपर लीक के भी बहुत सारे मामले हमारे सामने आए, तो कहीं ना कहीं पेपर लीक वाला मामला आपको कहीं मेंटली आप उससे वीक नहीं हुए कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और आपकी उम्र भी निकलती जा रही है, परिवार की तरफ से भी आपके ऊपर प्रेशर होगा, समाज की तरफ से प्रेशर होगा, तो वो कैसा दौर रहा आपके लिए? मैम वो तो सच में तैयारी करने वाले के लिए, जो मेहनती होते हैं, जो मेहनत से ईमानदारी से तैयारी करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही दुखदाई होता है। और जिसमें ये पेपर लीक वाला मामला तो बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि मैंने रीट को 5 साल दिए थे। वैसे मेरा रीट पे फोकस नहीं था, सेकंड ग्रेड पे था, लेकिन फिर भी ये था भाई चलो कर लेते हैं, जहाँ पे भी हो जाए तो अच्छा है, एक तो सफलता कम से कम हमको मिले। तो मैंने रीट के लिए कम से कम 2018 से लेकर 2022 तक रीट को दिया। रीट में मेरा हो भी जाता, 125 मार्क्स थे मेरे, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है कि वो हमसे एडवांस चलती है। मेरे 125 मार्क्स होने के बावजूद नहीं हुआ, क्योंकि वो पेपर रद्द हो चुका था 2021 में। फिर उसके बाद मैंने सेकंड ग्रेड पे फोकस किया, तो सेकंड ग्रेड पे भी मेरा पेपर अच्छा हो गया था, सब्जेक्ट का भी और जीके का भी। लेकिन फिर हमारी किस्मत हमको दगा दे गई, और फिर हमारा जीके का पेपर वो भी 6 महीने के बाद आउट हो गया, उसको रद्द कर दिया गया आउट होने की वजह से। तो फिर हमारा जुलाई में वापस 30 जुलाई को पेपर हुआ, और हमको सिर्फ तैयारी के लिए लास्ट में 1 महीना मिला था। लेकिन उस 1 महीने में मैंने जी जान से वापस अपने जीके पे फोकस किया, और मैंने जीके का पेपर अच्छे से तैयार किया और अच्छे से क्लियर किया। और उस वक्त काफ़ी बच्चे हताश हो चुके थे, कई लोगों ने उसमें देखा भी होगा आपने कि बहुत बच्चे सारे अनुपस्थित थे उसमें। तो यही वजह थी कि बहुत सारे लोग उनमें पिछड़ भी गए थे। और जिन लोगों ने वहाँ पे हिम्मत रखी, धैर्य रखा और अपनी पढ़ाई को थोड़ी सी धार दे ली, तो वो बच्चे आज सक्सेस हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हताश नहीं होना है। हताशाओं के कई कदम कदम पे हमें हताशा मिलेगी, कदम कदम पे लोग हमको रोकेंगे, ताने भी मारेंगे। मैंने बहुत ताने सुने हैं, बहुत दिक्कतों का सामना किया, जब जाके आज ये सफलता मुझे मिली है। तो मतलब लगातार असफलताओं के बाद आपको ये सफलता मिली है। तो अब इसकी अलग कैसी अनुभूति आपको हो रही है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको स्कूल भी मिल चुकी है, आप स्कूल भी देखा है कि यहाँ आपको जॉइनिंग मिलने वाली है, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब आपके परिवार को कितनी खुशी है इस टाइम इस चीज़ को लेके? जी मैम, हमको बहुत खुशी है। मैं बताना चाहूँगी कि जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था, शायद अगर मेरे हस्बैंड मुझे नहीं संभालते तो शायद मुझे अटैक ही आ गया होता। ये सच में है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हमसे खुशी भी शायद बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि मतलब इतने मेहनत और जतन और इतने समय के बाद एक उम्मीद थी भाई हाँ इस बार तो हो ही जाना चाहिए। और जब सिलेक्शन की न्यूज़ सुनी तो कुछ समय तक तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई ये अपने ही रोल नंबर। बार बार हम सारे घर वाले अपने रोल नंबर चेक करते रहे, पर जैसे फाइनली पता चला हाँ भाई रोल नंबर अपने ही है, बार बार देखने पे तो खुशी तो होनी थी, सबको ही खुशी थी। क्योंकि एक मतलब पूरे परिवार में यही था कि भाई हाँ इसका होना ही चाहिए।
क्योंकि सब आपका संघर्ष लगातार देख रहा था, पूरा परिवार आपका संघर्ष देख रहा था। और फिर चलो सिलेक्शन तो हुआ आपका, लेकिन भगवान की दया देखो कि आपका रैंक भी आपको मिली। तो उसको लेकर आपको कैसा था, कि पहले क्या उम्मीद थी आपको कि आपको रैंक मिलेगी, या ये अचानक से हुआ? जी मैम, रैंक की तो शायद मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, पर हाँ इतना तो ज़रूर उम्मीद थी कि हाँ इस बार अपना सिलेक्शन होगा। क्योंकि एक शायद अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती कि इस बार आपके साथ शायद बहुत अच्छा होने वाला है। तो मुझे अपने आप ही एक अंदर से ये लगता था कि नहीं, इस बार अपना पॉजिटिव रहेगा रिज़ल्ट, और भगवान की कृपा से वही हुआ। लेकिन रैंक का तो शायद मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि रैंक का इसलिए भी नहीं था क्योंकि जिस प्रकार से पेपर आउट होना, और हमारा सब्जेक्ट का पेपर भी आउट माना नहीं गया था, बट हुआ ही था आउट। तो इसलिए रैंक का नहीं था। और जैसे ही पता चला कि 575वीं रैंक बनी है, तो फिर तो वो तो एक सोने पे सुहागा था। तो बहुत अच्छा लगा था हमको, बहुत खुशी हुई थी मैम। चलो, आपको तो सफलता मिल गई। अब हम चाहेंगे कि आपके इंटरव्यू को देख के जो लोग आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें भी इससे कुछ गाइडेंस मिले कि कैसे वो पढ़ाई करें। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी थी, किन बुक्स को आपने प्रीफर किया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी मैम, देखो सबसे पहले तो मैम ये था कि मुझे टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया था, मतलब पढ़ने का। क्योंकि मैंने तो कंटिन्यू 10 सालों से अपनी तैयारी रख रखी थी, तो मुझे काफ़ी समय मिला था। और फिर भी अगर एक मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर साल भर तक अच्छे से पढ़ लें, तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बस ये है कि आपको कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और मेहनत के बिना तो कुछ हासिल नहीं होता है। तो मैंने सबसे पहले बुक्स अपनी जो RBSC, क्योंकि पहले कुछ समझ में नहीं आता तो ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, कहीं से कुछ भी पढ़ लिया करते थे, कोई सी भी गाइड पढ़ लिए, लेकिन उनमें से फिर 5-10 नंबर से रह जाते थे, 15 नंबर से रह जाते थे। तो फिर ये चीज़ समझ में आई कि कमी कहाँ पे रह रही है अपनी, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे जो अपने को नहीं आते और ना अपने को गाइड में मिलते। तो फिर समझ में आया कि जैसे RBSC बुक्स है, NCERT बुक है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिर मैंने उन्हीं बुक्स को पढ़ने पे ध्यान दिया, और मैंने NCERT RBSC सभी पुस्तकों के अच्छे से एक एक चैप्टर को, जैसे छोटा बच्चा पढ़ता है वैसे एक एक अक्षर एक एक चैप्टर पढ़ा, और उन चैप्टर के मैंने सारे नोट्स बनाए। अगर आप कहें तो मैं अपने नोट्स भी बच्चों को दिखाऊंगी, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सरिता दीदी जो है शायद ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं ईमानदारी से दिखाओ। जी मैम, देखिए मैंने नोट्स भी बनाए थे, और बुक्स के माध्यम से भी मैं पढ़ाई करती थी। अपना बुक्स में मैं लिख के देख सकते हैं आप, मैंने सारा बुक्स में छोटे बच्चों की तरह सारे निशान भी लगा रखे हैं, और इन्हीं बुक्स पे, और जैसे मैंने ये RBSC के भी नोट्स बनाए थे। अब तो ये बुक काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 5 साल पुरानी है। मैंने 2018 से 2022 के बीच में ये। अब आपने इसमें जो RBSC की बुक्स थे, जी मैम, उनके नोट्स आपने इसमें बनाए हैं? जी मैम, तो हम सब सारे नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाए। हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, बुक्स के अंदर से इन्होंने नोट्स बनाए हैं, और लंबा संघर्ष रहा है। तो कुछ तो किया ही है, कि ऐसे तो सफलता किसी को नहीं मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊंगी, 1 मिनट आप मैम। जी मैम, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैम ने एक एक चीज़ इसमें नोट की हुई है। हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री इसके अंदर आपको मिल जाएगी। मतलब RBSC के सारे कॉन्सेप्ट इस नोटबुक के इन्होंने नोट किए हुए हैं। मैम ये बुक भी, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं जैसे बुक्स में लिखने में मैं थोड़ा कम लिखती थी, तो बुक्स पे ही मैं सारा कर लिया करती थी। जैसे कहीं से भी मुझे कोई नई चीज़ मिल गई, बुक के अलावा कोई से कुछ नया मिल गया मैटर, तो मैं वो तुरंत इसमें लिख लिया करती थी, ताकि सारी चीज़ें मुझे एक जगह ही मिल जाए। तो ये मेरा रहता था। मैंने मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए। और जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अगर तैयारी शुरू ही कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपना बेस क्लियर करना होगा। और बेस क्लियर करने के लिए हमारी RBSC की बुक सबसे अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि शायद क्वेश्चन भी यहीं से उठाते हैं RPSC वाले, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो भी पेपर बनते हैं, ज़्यादातर ऑथेंटिक बुक, और इनसे ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ नहीं हो सकता। इनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। अभी जैसे 9th और 10th में ये चलती है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, तो अभी इनमें से एक
कहते हैं ना कि एक दौर होता है, तो अभी वही दौर चल रहा है कि इन्हीं बुक्स से बार बार क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं कि हमने ये गाइड पढ़ ली, वो गाइड पढ़ ली, ये क्वेश्चंस कहाँ से आए। तब उनको पता चलता है कि ये क्वेश्चंस इस 9th 10th की बुक्स में से आए या 6 से लेकर 10th 12th तक की जो बुक्स है वहाँ से आए। तो सबसे पहले आप इन पे फोकस करें, इनको क्लियर करें, उसके बाद आप कोई भी अच्छी सी गाइड ले लें। क्योंकि गाइड में क्या होता है कि हमको सारा मैटर एक जगह मिलता है, तो हमको समझ में भी आ जाता है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये था बुक्स का। तो मैम और अभी एक टेस्ट सीरीज़ का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है मैम, तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपका क्या विचार है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कितने टाइम पहले करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मैम, टेस्ट सीरीज़ के लिए मैम मैं ये कहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ हमें जब ज्वाइन करनी चाहिए तब हमारा एक बार हमको ये लगे कि हमने अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर लिया। कम से कम 2-3 बार तो हम अपना पढ़ ही लें, क्योंकि अगर हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हमको कुछ पता भी नहीं है, तो हम फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। और टेस्ट सीरीज़ हमें तभी ज्वाइन करनी चाहिए जैसे एग्ज़ाम टाइम के 1 महीना पहले या ऐसा कुछ करनी चाहिए। और ज़्यादा मैं अगर कहना चाहूँगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के बजाय अगर आप ऑफलाइन बुक टेस्ट सीरीज़ आती है वो अगर आप ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे अगर चाहे ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े टेस्ट सीरीज़ की, तो उसमें मेरा तो एक ही फॉर्मूला रहता था। जैसे 50 क्वेश्चंस भी अगर टेस्ट में आ रहे हैं आपके, और 50 में से आपको मान लीजिए 25 क्वेश्चन ही आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बाकी 25 बच गए उनको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपके वो 25 भी क्लियर हो जाए। और उस टेस्ट को आप 2-4 बार देंगे तो आपके कम से कम ये 50 क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ का तो यही रहता था मेरा। एक ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल क्या है ना, बच्चों का ग्रुप स्टडी का भी लेके बहुत ज़्यादा है कि आप ग्रुप स्टडी करते थे या आप अकेले ही पढ़ाई किया करते थे, और आप किसको ज़्यादा सही मानते हैं? जी मैम ग्रुप स्टडी का तो ये था कि मेरे पास आसपास ऐसा कोई नहीं था जो मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करे। मैं अकेली थी और मेरी पुस्तकें थी। लेकिन बस इतना है कि मेरा एक भाई था, मेरा कज़िन, बुआ का लड़का, तो हम फ़ोन पे स्टडी किया करते थे। मतलब हम फ़ोन उठाते, हाय हेलो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पूछना और बताना चालू कर देते थे। तो उससे क्या होता था, हमने जितने भी चैप्टर किए होते थे तो वहाँ से हम सारे क्वेश्चंस पूछते थे। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि अपन ने जितना पढ़ा है वो याद भी हो रहा है या सिर्फ अपन ने स्टडी की है। तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा होता था और मज़ा भी आता था, एक क्रेज़ भी रहता था कि हम टॉपिक पहले ही बता देते थे कि कल इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो हम उस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करते थे। तो उससे हमें मज़ा आता और साथ ही साथ हमारी पढ़ाई भी बेटर हो जाती थी। और अभी एक प्रेजेंट टाइम पे लाइब्रेरी का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लाइब्रेरी जाएंगे तो ही पढ़ाई होगी, बिना लाइब्रेरी जाए पढ़ाई नहीं हो सकती। उसको लेके आपकी क्या मानना है कि लाइब्रेरी जाना सही है, गलत है, या क्या आपका विचार है इसको लेके? जी मैम, लाइब्रेरी के लिए मैम देखिए, लाइब्रेरी उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती है जैसे वास्तव में ऐसे लोग हैं जिनके घर पे बहुत शोर शराबा हो या बिल्कुल घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं हो और सीरियसली अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए लाइब्रेरी ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है, या गांव में भी मैं देखती हूँ आजकल लड़कियां, भाई कहाँ जा रहे हो, हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, भाई क्या लेने जा रहे हो, कि तैयारी करने जा रहे हैं। तो वो मेरे को उचित नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखा है खुद लाइब्रेरी में भी 1-2 बार जाके देखा है कि कैसे वहाँ पे बच्चे बैठ के आपस में बातें करते रहते, मोबाइल पे गपशप करते रहते, पढ़ाई का उनसे शायद दूर तक लिंक नहीं होता। तो एक मतलब एक लाइब्रेरी एक फैशन हो चुका कि ये समझते हैं कि अगर जो बच्चा लाइब्रेरी जा रहा है तो शायद वो उसी को लोग पढ़ाकू समझेंगे। बट मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। मैं कभी ना तो लाइब्रेरी गई हूँ, ना मैं कोचिंग गई हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। मैंने सारा अपना सेल्फ किया, जहाँ मुझे कोना मिलता था मैं वहीं बैठ के पढ़ने लग जाती थी। और अगर मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा था तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीवी कंप्यूटर आप कितना ही शोर हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो लाइब्रेरी तो एक फ़ैशन हो गया मैम आजकल। मैम आपने बताया कि ना तो आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, ना आपका कोई फ्रेंड सर्किल है, ना आपने कोचिंग ज्वाइन की है, आप घर पे रह के परिवार के साथ रह के आपने पढ़ाई की है।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे उन बहनों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो ये सोचते हैं कि हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हैं, हमें गृहस्थी संभाल ली है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए एक सीख है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वैकेंसी आ रही है, रीट भी आने वाली है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बहुत सारी संस्कृत, वैकेंसीज आने वाली हैं। हाँ संस्कृत डिपार्टमेंट में जैसे कि आ चुकी हैं, और दूसरी वाली भी आने ही वाली हैं, और सेंट्रल में भी आ चुकी है सेकंड ग्रेड की वैकेंसी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप जहाँ हैं वहाँ से उसे स्टार्ट कर सकते हैं। और सरिता मैम से एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि इन्हें तो इनकी सफलता मिल गई, ये क्या करना चाहेंगे, इनका क्या योगदान रहेगा जो हमारे गरीब स्टूडेंट्स हैं, जो महिलाएं हैं, घर बैठे वो स्टडी करें, उनके लिए आप कुछ करना चाहेंगे मैम? जी मैम, क्योंकि मैम शुरू से मुझे पढ़ने का और पढ़ाने का शुरू से ही शौक़ रहा है। जब से मैं थोड़ा समझदार हुई हूँ तो तब से टीचिंग का मेरे को बहुत शौक़ रहा है। और मैं बताऊँगी कि मेरे को वैसे पढ़ाते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। मैंने शुरू से पढ़ाई से जुड़ी हूँ, 20 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए प्राइवेट स्कूल में। तो पढ़ाई से तो मेरा नाता रहा ही है। और जैसे मैंने जो कमियां अनुभव किए, जैसे कोचिंग नहीं जा सकते क्योंकि अपन बाहर जाके रह नहीं सकते, तो उनके लिए ये है कि मैं जो अपने स्तर पे करना चाहूँगी तो मैं वो ये कर पा रही हूँ कि मैंने भी एक यूट्यूब चैनल भी बनाया, इसीलिए बनाया है ताकि अपन ने जो अनुभव किया है, जो अपने को ज्ञान मिला है, हो सकता है उस ज्ञान के माध्यम से या अपने उस अनुभव से जो अपने को कुछ आता है उसके माध्यम से दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिले और एक पढ़ाई का जरिया मिल जाए, एक तरीका मिल जाए कि हमें किस प्रकार पढ़ाई करनी। क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, सिलेक्शन फिर सबका नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पढ़ने की हमको टेक्निक पता नहीं होती कि कैसे कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो जैसे मैं अपना चैनल भी मैंने बनाया है अभी, सरिता दीदी की क्लासेस के नाम से है, तो वहाँ पे मैं अपने नोट्स के माध्यम से भी पढ़ाई करवाती हूँ और मैं वहाँ पे वही चीज़ बताती हूँ बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट जो हमको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगी। तो मैं अभी उसमें और जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ। और अभी एक बार मैं सेटल हो जाऊँगी तो फिर मेरी व्यवस्थित रूप से भी क्लासेस आती भी है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। अच्छा प्रयास चल रहा है मेरा, और भी मैं प्रयास करती रहूँगी ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठाएं। और मैम हम एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि आपके जैसे हिंदी लिटरेचर रहा है, तो हिंदी लिटरेचर को लेके कौन कौन सी बुक्स आप प्रीफर की थी, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी थी लिटरेचर को लेके, तो वो थोड़ा हमें बता दीजिए जो हमारे स्टूडेंट्स उनके लिए। जी मैम, हिंदी के लिए तो मैम व्याकरण के लिए तो मैंने जो हमारी 9th से 12th तक, आप देखिए 9th से 12th तक जो हमारी बुक्स चलती है, हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध, ये हमारी चलती है, तो मैंने तो इसी को ही पढ़ा है शुरू से। और एग्जाम्पल के लिए जैसे कहीं से भी मिल जाते हैं एग्जाम्पल तो वहाँ से क्लियर किए हैं, बाकी बेसिक मैंने अपना इसी से क्लियर किया है और यहीं से मुझे क्वेश्चंस भी मिले हैं। और एक जैसे हिंदी के लिए भगीरथ मिश्र की हमारी बुक आती है, काव्य शास्त्र की बुक आती है, इनसे भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ये और मतलब ऑथेंटिक बुक है जहाँ से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। एक जैसे अलंकार परिजात है, नरोत्तम दास स्वामी जी की बुक है ये, तो इनसे मैंने अपना काव्य शास्त्र और अलंकार परिजात वाला अलंकार का पोर्शन इनसे कंप्लीट किया है, क्योंकि ये भी 20-22 नंबर का 20 के क्वेश्चन के समथिंग क्वेश्चंस आते हैं इनसे। और इसके लिए हिंदी में मैंने और व्याकरण के लिए जैसे एक सिखवाल की बुक है, इससे भी मैंने पढ़ाई की है। इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे पिछले सालों के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो सारे इसमें दिए, तो हमको आइडिया रहता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और गाइड के लिए मैंने एक हमारी आती है मनोज मिश्रा सर की बुक, पहले मैंने परिष्कार से भी पढ़ा है, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे को 10 साल हो गए तो एक बुक से पार नहीं पड़ा। पहले मैंने राघव सर की बुक आती है परिष्कार की, तो उससे पढ़ाई की थी। फिर अभी जो मेरा ये वाला एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने मिश्रा सर की, मनोज मिश्रा सर सिक्कर से हैं, तो इनकी बुक को पढ़ा है। अच्छी, काफ़ी अच्छी बुक है। ये गाइड है, लेकिन गाइड तभी काम आती है जब हमारा बेसिक क्लियर होता है। तो ये था मैम। जैसे आपने हिंदी लिटरेचर की तो बता दी, लेकिन फर्स्ट पेपर होता है सेकंड ग्रेड में जीके का, तो उसके लिए आपने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा बताइए। आरबीएससी बुक्स ही पढ़ी थी, उनके अलावा क्या पढ़ा था और उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी मैम, आरबीएससी बुक्स पढ़ी, उससे बेसिक क्लियर होता है, लेकिन कंपटीशन क्लियर नहीं होता, ये मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैटर उनमें क्या इतना सारा मैटर हमको नहीं मिलता है। तो मैंने उसके लिए गाइड भी पढ़ी थी, जैसे एक गौरव गाणेराव सर हैं, तो उनकी मैंने क्लासेस भी कंटिन्यू देखी थी, तो उन्होंने पूरा कंटिन्यू कोर्स करवा रखा था, तो वो क्लासेस भी मैंने देखी थी और मैंने उन्हीं की बुक देखी थी, उन्हीं की बुक पढ़ी थी। उनकी अलग अलग बुक थी, जैसे इंडिया जीके के लिए विश्व और भारत की, तो ये एक अलग से बुक थी, और उन्हीं की गौरव सर की थी, और ये राजस्थान की थी,
तो आप देखेंगे कि मेरी इस बुक के पूरे पेज निकले पड़े हैं। तो पढ़ने के लिए सब करना पड़ता है, क्योंकि मेरी आदत है बिना पेन लिए हाथ में मैं पढ़ नहीं सकती। और गाइड भी उन्हीं की सर की थी, अभी शायद वो मेरे पास यहाँ नहीं है। तो और पहले जब मैंने पढ़ी थी, शुरू में जब मैं पढ़ी रही हूँ शुरू से, ये बुक मैंने 2012-13 में ली थी। धरोहर कुंवर कनक सर की है ये बुक, तो इससे भी मैंने पहले पढ़ाई की थी। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इन सारी बातों में सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे आप 10 बुक पढ़ने की बजाय आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, आपका हर एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया और क्वेश्चन कहीं से भी नहीं मिलता। एक बुक को आप 10 बार पढ़ो, अगर जब तक रिविज़न नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आपने तो बताया कि आपका 10 से 11 साल का एक संघर्ष रहा, तो इसीलिए आप इतनी सारी बुक्स पढ़ पाए। लेकिन जैसे कुछ हमारे ऐसे हैं जिन्हें बस एक ही साल उन्हें मिला हुआ है तैयारी करने के लिए, तो उनके लिए कुछ सेलेक्टेड बुक्स बता दीजिए कि वो एक साल में किन किन बुक्स को पढ़ें, ताकि उनका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए। उसको लेके थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि इतनी सारी बुक्स शायद बच्चे ना पढ़ पाएँ, क्योंकि वैकेंसी आने ही वाली है और रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उस टाइम पे हम क्या पढ़ें? तो मैम, अगर कोई फ्रेशर है तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप सबसे पहले तो आरबीएससी पढ़े, 2-3 महीने में अपना आराम से क्लियर हो जाता है। और उसके बाद आप कोई भी एक अच्छी सी गाइड ले, गाइड सारी अच्छी होती है मैम, पूरा मैटर किसी में नहीं होता और आधा मैटर भी किसी में नहीं होता, मतलब 80% तो आपको सेम मिलेगा। और अगर आपने इतना कर लिया तो आपका एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा। तो मैं बस यही कहूँगी कि आरबीएससी 2-3 महीने में क्लियर कीजिए, और उसके बाद कोई भी आप एक अच्छी सी गाइड ले लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। बस उसका एक एक अक्षर आप पढ़ लीजिए, और पढ़ने का यही तरीका होता है कि आप बार बार उसको पढ़ते रहिए, ऑटोमेटिक आपको याद होता रहेगा। तो जैसा कि हमने सरिता मैम से बात की, उन्होंने फर्स्ट पेपर के लिए भी बताया कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा था, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए वो भी उन्होंने बताया। लाइब्रेरी अच्छी है, घर पे पढ़ना अच्छा है, या ग्रुप स्टडी अच्छी है, या सेल्फ स्टडी अच्छी है, कोचिंग अच्छी है, या किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, सारे उन्होंने बताया। उनका जो संघर्ष रहा, उन्होंने सारी अपनी बातें बताई और अपने सारे सीक्रेट्स आपके सामने उन्होंने रख दिए हैं। अब आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर इस संघर्ष को देख के भी अगर आपको मन नहीं करता पढ़ने का, तो फिर तो शायद ही आप पढ़ पाएँ। तो उम्मीद, हाँ, अभी मैम जैसे दिखा रही हैं कि उन्होंने किस मतलब आपको बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं। मैं, क्योंकि मेरी आदत है लिख लिख के याद करा करती थी, मैं जो चीज़ समझ में नहीं आती थी उसको बार बार लिख लेती थी, ताकि वो एग्ज़ाम टाइम में नोट्स हमको काम आए। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अपन पूरी गाइड या बुक नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे में शॉर्ट नोट्स बना लिया करती थी, तो फिर वो मेरे एग्ज़ाम में काफ़ी काम आते थे। मैम ने बताया कि उन्होंने बुक्स तो पढ़ी, उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी उन्होंने खुद से बनाए हैं, ताकि लास्ट टाइम पे रिवीजन करना आसान हो जाए। तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम आए उसके कुछ टाइम पहले हम शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो हमारे पास रेडी हो, ताकि उसको बार बार हम रिवीजन कर सकें। तो आई होप आज का इंटरव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इससे बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन भी मिला होगा, गाइडेंस भी आपको मिली होगी। एंड सरिता मैम और मेरा, हम दोनों का मिलकर एक ही प्रयास है कि हम गरीब स्टूडेंट्स के लिए फ्री क्लासेस अवेलेबल करवाएं। इसके लिए जैसे मेरा चैनल है कबीरा स्मार्ट क्लासेस, और मैम का चैनल है सरिता दीदी के नाम से, दोनों चैनल्स पे आपको फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की हिंदी लिटरेचर की अगर आपको क्लासेस चाहिए तो सरिता मैम हैं, और इंग्लिश से रिलेटेड, आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई सी भी क्लास चाहिए तो कबीरा स्मार्ट क्लासेस पे आप आ सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे क्लास चाहिए, आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगी कुछ दिनों में। आई होप आपको आज का इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, नमस्ते।